नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पहला वीडियो आ चुका है और आप लोगों ने इतना प्रेम स्नेह दिया है, इसलिए हमने आपके लिए जल्दी दूसरा वीडियो उपलब्ध करा दिया। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी की होगी, तो जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज की सीरीज की। सबसे पहले हमें कभी हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। जब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इस मैदान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए निरंतर लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है। जी हां दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए फेमस है। ऑप्शन है मानस है, पेरियार है, चंद्रप्रभा है कि रातापानी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे अभ्यारण्य हैं जो किसी न किसी विशेष चीज के लिए फेमस है। यहां पर इसका सही आंसर है दोस्तों पेरियार। पेरियार की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पेरियार आपके केरल में स्थित है। कहां स्थित है? केरल में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल जो है पूरे भारत में साक्षरता की दृष्टिकोण से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो केरल में है। दोस्तों, जब हम केरल की बात करते हैं तो केरल में आपको साइलेंट वैली देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली की अगर हम बात करते हैं तो साइलेंट वैली घाटियां जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ साइलेंट वैली अभ्यारण्य भी आपके केरल में ही स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बी। वही दोस्तों एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है पीसीएस में कि केरल के तट में पाए जाने वाले मैदानों को क्या कहते हैं। तो केरल के तटवर्ती जो मैदान है उन्हें हम लैगून के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैगून। और इन लैगून को एक विशेष रूप से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं कयाल। तो यहाँ के जो तटवर्ती क्षेत्र है प्रॉपर तरीके से लैगून कहते हैं, पर उन लैगून का एक नाम है जिसे बोलते हैं कयाल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कयाल जो मैदान है कहां पाए जाते हैं? तो कयाल मैदान आपके केरल में ही पाए जाते हैं। केरल का अगर इतिहास देखें दोस्तों तो केरल जो है प्राचीन समय से ही आपके चोल और चेर क्षेत्र का एक दृष्टिकोण रहा। तो चोल प्रशासन के भी प्रमाण हमें केरल वाले तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इसका आपने सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कलादी में, कांचीपुरम में, मथुरा में कि काशी में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी के बारे में तो आदि शंकराचार्य का जन्म 786 ईस्वी में आपके केरल के कलादी में हुआ है। कहां हुआ है? केरल के कलादी में हुआ है। तो आपको इसके प्रश्न का आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या है दोस्तों? कलादी। तो कलादी कहां पर है? केरल में। अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। किसके? अद्वैतवाद। इन्होंने अद्वैतवाद नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शंकराचार्य की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो शंकराचार्य ने आपके 4 मठों की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि अद्वैतवाद किसका समर्थन है? तो अद्वैतवाद के रचयिता कौन है? आपके आदि शंकराचार्य, जहां पर इन्होंने ईश्वर के द्वारा निर्मित इस संपूर्ण जगत को मिथ्या बताया है। क्या बताया है? इसमें मिथ्या बताया है। तो अगर आप लोग मेंस वगैरह की तैयारी करते होंगे तो ये आपसे पूछा जाता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को समझाइए। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन है कैलाश संखलिया, सलीम अली, सुंदरलाल बगुड़ा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया की, सबसे पहले टाइगर मैन ऑफ इंडिया एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, आपको पता ही होना चाहिए। इसका दोस्तों सही आंसर है कैलाश संखलिया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाइगर के बारे में तो टाइगर के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है, प्रोजेक्ट टाइगर आया है आपके 1973 से। कब से आया है? 1973 में। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रत्येक वर्ष हम 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? टाइगर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? सबसे ज्यादा दोस्तों मध्य प्रदेश में आपके टाइगर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में आपको टाइगर देखने को मिलेंगे 526। ये वर्तमान जो डाटा है आपको पता होना चाहिए। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है। हम टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 526। आपको बताना है कि दूसरा स्थान किसका है? सेकंड स्थान जहां पर आपको
24 देखने को मिलेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोस्तों देना है, जो लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो विद्यार्थी दे रहे हैं, पर सभी लोगों को देते रहना है, ठीक है। चलिए, वैसे दोस्तों यहाँ पर एक नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, नाम काफी सुना होगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा, काफी फेमस नाम है। सलीम अली के बारे में आपने सुना होगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, पहले वीडियो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? हनाजु दिल्ली दूर असद, क्या बोलते हैं इसको, एक नाम से और जाना जाता है हनाजु दिल्ली दूर असद। किस व्यक्ति ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसके लिए कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, फिरोज शाह तुगलक ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था, कि त्यागराज ने कहा था? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो ये स्टेटमेंट दिया है निजामुद्दीन औलिया ने। किसने दिया है? निजामुद्दीन औलिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए दिया है? तो ये दिया है गैसुद्दीन तुगलक के लिए। किसके लिए है? गैसुद्दीन तुगलक के लिए। अब देखिए दोस्तों, वैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्हीं का अभिश्राप था, मतलब निजामुद्दीन औलिया ने गुस्से में कह दिया था गैसुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी दूर है, और ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर लकड़ी का महल गिर जाता है। किसका? लकड़ी का महल गिर जाता है, और इस महल के गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि श्राप दिया था निजामुद्दीन औलिया ने गैसुद्दीन तुगलक को। गैसुद्दीन तुगलक के बारे में आपको पता होगा, इन्हें तुगलक वंश का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुगलक वंश का इन्हें फाउंडर कहा जाता है। वहीं दोस्तों इस ऑप्शन में एक नाम और है जिसका नाम आपने सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक है जिसकी तुलना हम अकबर से करते हैं। किससे करते हैं? अकबर से। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी तुलना हम अकबर से करते हैं, ये आपके है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य कराए हैं जिस कारण से इसकी संज्ञा हम किसके रूप में रखते हैं? अकबर के रूप में। एक बात और याद रखिएगा, एक आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा है जो अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है? योजनाओं के लिए। तो आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक। कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक की मोहम्मद बिन तुगलक, की मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को आंसर देना है। ऐसा कौन सा राजा है जो अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में आएगा फिरोज शाह तुगलक की मोहम्मद बिन तुगलक। इस बार आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? पागल बादशाह। यहां तक कि इतिहासकारों ने इसकी मृत्यु पर यह भी कहा कि आज अपने राजा को प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। तो अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर है A नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा बचपन से लेकर अभी तक, इनके जन्म के बारे में, इनके वास्तविक अनुभव के बारे में। तो पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? विवेकानंद है, नरेंद्र नाथ दत्त है, कि देवदत्त है, कि कृष्ण दत्त है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम है यह है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जो नाम बड़ा फेमस हुआ 1983, इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कहां लिया? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। तो इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और यहां पर इन्होंने जो नारा दिया कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, जिस कारण से इनका ये स्टेटमेंट इतना फेमस हुआ कि वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर है उन्होंने स्वयं लिखा कि आज एक पूर्व का सन्यासी हमारे भारत देश में आकर क्या दे रहा है? दीक्षित कर रहा है हमें। तो स्वामी विवेकानंद किसी ज्ञान, किसी व्यक्तित्व के मोहताज नहीं है, इनका नाम इतना बड़ा फेमस है। और स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं, इनके गुरु का नाम था परमहंस। क्या था इनके गुरु का नाम? परमहंस। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इनके गुरु जी का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था परमहंस। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर एक चैरिटी बनाई थी, एक मतलब संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनका संगठन का नाम क्या है। इनके नाम पर उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? B है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा? ऐसे बेसिक ना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे क्वेश्चन पढ़ के चले गए और एग्जाम में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह क्या है? मंगल है, शनि है, बुध है, नेपच्यून है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर है बुध। अब देखिए दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य के पास जो स्थित है क्या है? आपका बुध स्थित है। क्या स्थित है? बुध स्थित है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। और देखिए बुध के पास दोस्तों बाद क्या आता है? बुध के बाद दूसरा आता है शुक्र।
क्या आता है? शुक्र आता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब एग्जाम में आप क्या लगा दोगे भैया? आपको लगेगा भैया सूर्य सबसे गर्म है और सूर्य के पास क्या है? सूर्य के पास स्थित बुध। इसका आंसर होना चाहिए बुध। एग्जाम में गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का, कहां पर दोस्तों? ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। अब आप कहेंगे सर ये सबसे गर्म क्यों है, बुध क्यों नहीं है? क्योंकि बुध के पास सौर मंडल नहीं है और शुक्र के पास अपना सौर मंडल, अर्थात जिसे आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वायुमंडल। अर्थात इसके पास खुद का क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल स्थित होने के कारण दोस्तों शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को दोस्तों हम सूर्य का तारा अर्थात भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। और इसे हम साँझ का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। इसे हम पृथ्वी की दोस्तों जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इसको दोस्तों जानते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों मंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर हमें जीवन की संभावना देखने को मिलती है? तो मंगल में आपको जीवन की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जीवन की संभावनाएं हमें कहां देखने को मिली हैं? तो जीवन की संभावनाएं हमें मंगल ग्रह में देखने को दोस्तों मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, साइनस है, कामनी है कि जर्लिन है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, पर आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भारत में परमाणु के पिता कौन है। तो भारत में दोस्तों अगर हम बात करते हैं परमाणु के पिता हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, है ना। इनके नाम पे हमने मुंबई में ट्रॉम्बे अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है। अब देखिए परमाणु की दोस्तों अगर हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परमाणु किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभ की संलयन पर काम करता है कि नाभ की विखंडन पर काम करता है? तो याद रखिएगा ये आपके किस पर काम करता है? जो परमाणु है ये आपके नाभ की विखंडन, किस पर काम करता है? नाभ की विखंडन पर काम करता है। तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन कभी आपसे पूछे कि हम परमाणु बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो परमाणु के निर्माण में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका? यूरेनियम का। ठीक है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा दुनिया में यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो उत्पादन करने वाला जो दोस्तों देश है जिसे हम बोलते हैं कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। वैसे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमारे पास यूरेनियम नहीं था तो हमने चोरी छुपे पहला परमाणु परीक्षण कर लिया, पर जैसे जिस कारण से अमेरिका जैसे देशों ने हमसे एक संधि की है कि हम दुनिया में कभी भी दूसरे पर परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु संधि 123। अंतरराष्ट्रीय परमाणु संधि हमारी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है हमने शक्ति 5 परमाणु परीक्षण किए थे। कौन से किए थे? शक्ति 5 परमाणु परीक्षण किया था और इस पे हमने दुनिया को बताया था कि हमें हल्के में ना लिया जाए। एक बात याद रखिएगा, तब हमसे अमेरिका ने संधि की थी कि आप दूसरे पर परमाणु परीक्षण या परमाणु का हमला नहीं करेंगे। तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एक भाषण दिया था, वो भाषण बड़ा फेमस है। उन्होंने ये कहा था कि भारत तब तक किसी दूसरे देश पर परमाणु का हमला नहीं करेगा जब तक कि भारत पर भी परमाणु का हमला नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने हमको उंगली उठाई तो हम उसका हाथ निकाल लेंगे। ये सिद्धांत यहीं से निकल कर आता है। एक बात और याद रखिएगा, कभी आपसे पूछे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जिसे हम दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको दोस्तों जानते हैं। ठीक है। अब यहां पे पूछा गया भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अप्सरा। ये जो चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन में बताता हूं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पहला परमाणु परीक्षण किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुआ। दूसरा कब हुआ है? आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ है। परमाणु संधि कौन सी है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 123 है ना। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 123 में क्या लिखा है दोस्तों? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का क्या लिखा हुआ है? इम्पीचमेंट पावर अर्थात महाभियोग लिखा हुआ है, और सॉरी अध्यादेश लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अध्यादेश। अगर हमने महाभियोग बोला तो महाभियोग भी आर्टिकल में लिखा होगा। बिल्कुल। आर्टिकल 61 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 61 में आपके क्या लिखा है? महाभियोग लिखा है। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति लिखी है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति लिखा है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति लिखी हुई है। ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। जीएसटी कानून की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जीएसटी बिल की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी बिल को हमारी विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब देखिए जब जीएसटी की हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है?
गुड एंड सर्विस टैक्स। ये कैसा टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। कैसा है? अप्रत्यक्ष, है ना। जैसे भैया देखो क्या करते हो, आपने एक फोन लिया, उस फोन में टैक्स लगा। टैक्स किसने लगाया? आपको लगता है दुकानदार आपसे टैक्स ले रहा है, पर टैक्स कौन ले रही है? सरकार ले रही है। तो सरकार ने किस पर लगाया? फोन पर लगाया। वो आपसे अप्रत्यक्ष रूप से ले रही है। पहले दुकानदार ने आपका टैक्स भर दिया उसने फोन लेते हुए, अब फोन अब आपसे आपको बेच रहा है तो वो आपसे लिया, तो उसने कैसा टैक्स लगा? अप्रत्यक्ष टैक्स। अब एक बात याद रखिएगा, अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया, कनाडा। कौन है? कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश है जिसने जीएसटी अपने यहां लागू किया। अब एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है कि जीएसटी कानून भारत में सबसे पहले किसने अपनी विधानसभा में पारित किया? इसका दोस्तों आंसर है असम। क्या है? असम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 279 क्लॉज ए में जीएसटी की परिभाषा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? जीएसटी की परिभाषा लिखी गई है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जो जीएसटी काउंसिल बनती है, इस जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? अगर आप ये कहेंगे, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आया करूंगा तो इन क्वेश्चनों को मैं आपको आंसर दे दिया करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है सोचते हैं कौन रिसर्च करे, कौन मेहनत करे ना, पक्का पक्का सब मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं इनके आंसर जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा ना, पर बहुत सारे बच्चे, लगभग मेरे पास 70 से 75 बच्चों ने पिछले बार के कमेंट सेक्शन में आंसर दिए हैं जो मैंने वीडियो बनाया था। तो इससे लगता है कि आप लोग पढ़ने वाले सीरियसली विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? असम। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कभी पूछा है कि असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। क्या है? कामरूप, है ना। और असम क्यों फेमस है दोस्तों? क्योंकि असम में स्थित है मां कामाख्या। मां कामाख्या का मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों? आपके असम में ही देखने को मिलेगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो असम में ही हमारे दुनिया का सबसे बड़ा क्या निर्मित करती है? टापू निर्मित करती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे दोस्तों हम एक नाम से जानते हैं। कौन सा टापू है? जल्दी बताइए, कौन सा टापू है जो यहां पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है? खैरापुटिया नामक स्थान में, अगर आपको याद होगा असम में स्थित है खैरापुटिया। कौन सा स्थान है? खैरापुटिया नामक स्थान में एक टापू का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम बोलते हैं मांजुली द्वीप के नाम से दोस्तों जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र जाती है और वहां से हमारी कौन आती है? गंगा आती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है दोस्तों, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से इसको जानते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के पास हमें सुंदरवन देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, अभी क्वेश्चन आया था कि सुंदरवन किसके लिए लगाए जाते हैं? तो सुंदरवन दोस्तों चक्रवात से बचने के लिए लगाया जाता है, साइक्लोन से बचने के लिए। किससे? साइक्लोन से। तो जो साइक्लोन आते हैं इनसे बचने के लिए हम तटवर्ती क्षेत्रों में सुंदरवन की झाड़ियां लगाते हैं, जिसे हम कैसोरीना के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को, 25 अगस्त, 21 अगस्त की 30 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिला है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम जो दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे था। तो इसलिए दोस्तों हम क्या मनाते हैं? आपके प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है, चेन्नई में है, बंबई में है कि इंदौर में है? विक्टोरिया मेमोरियल की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल की जो स्थापना हुई है 1806 से लेकर 1819 के समय इसकी स्थापना हमें पश्चिम बंगाल के दोस्तों कहां पर देखने को मिली? तो ये देखने को मिली आपके कोलकाता में। कहां पर दोस्तों? कोलकाता में। दोस्तों आप सभी को पता है कोलकाता के बारे में कि कोलकाता हमारी 1911 तक भारत की राजधानी भी थी। क्या थी? 1911 तक ये भारत की राजधानी भी थी, है ना। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। क्या थी? भारत की राजधानी थी। 1912 में, लगभग 1911 में राजधानी हमने परिवर्तन कर लिया था क्योंकि जेम प्रिंसेप और उनकी पत्नी मैरी आई थी। पर 1912 में भारत की राजधानी क्या हो गई थी? तो 1912 12 में भारत की जो राजधानी थी दोस्तों, ये आपके क्या हो गई थी? दिल्ली हो गई थी, है ना। क्या हो गई थी? दिल्ली हो गई थी। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ना। जनसंख्या
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 20 जुलाई को, 25 जुलाई को कि 5 जुलाई को। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, तो इसका दोस्तों सही आंसर जो आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 11 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11 जुलाई। अब एक बात याद रखिएगा, वर्ष 2022 में जो हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया तो इसकी थीम क्या थी। अब देखिए एग्जाम में बड़ा ट्रेंड हो गया है, वो अब हर की थीम पूछने लग गया है कि बताओ भैया थीम क्या थी। तो देखिए थीम क्या थी, 8 मिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना रह गई है। ये दोस्तों इतनी बड़ी थीम थी, तो मैंने इसलिए इसको थीम को लिख दिया है कि आप एक बार इसको पढ़ लें, जब ऑप्शन वगैरह में आएगा तो आप इसको कम से कम एक बार रीड करे रहेंगे तो आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने परिवार नियोजन के बारे में पढ़ा है, परिवार नियोजन कब आया दोस्तों, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। परिवार नियोजन दोस्तों हम लेकर आए आपके 1982 में। कब लेकर आए, 1982 में हम परिवार नियोजन की थीम को लेकर आए हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे ये फायदा रहेगा कि आप बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं, जो बहुत सारे नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के अंतर्गत आता है, पंचायती राज जो ये विषय है किसके अंतर्गत आता है, अवशिष्ट सूची के अंदर, समवर्ती सूची के अंदर, आपके संघ सूची के अंदर, दोस्तों की राज सूची के अंदर। पंचायती राज की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, पंचायती राज जो है आपके किस में आता है दोस्तों, तो ये आता है आपके राज्य सूची में। किस में आता है दोस्तों, राज्य सूची का विषय है। देखिए दोस्तों, अगर हम पंचायतों की बात कर लेते हैं तो पंचायत सिस्टम की दोस्तों अगर हम बात करें पंचायती राज के बारे में, तो हमारे भारत में सबसे पहली जो पंचायती राज लागू की गई थी 1959 में राजस्थान के नागौर में। कहां पर, राजस्थान के नागौर में इसको लागू किया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों जब पहली बार पंचायती राज अधिनियम आया तो पंचायती राज अधिनियम को लागू कराने वाला या लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो भारत का पहला राज्य दोस्तों आपके मध्य प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए दोस्तों हमने 73वां संविधान संशोधन किया। क्या किया दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1993 में दोस्तों हमने किया। इस बात को भी याद रखिएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं पंचायतों के बारे में, तो हम प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, हम प्रत्येक वर्ष पंचायती राज्य दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करें तो हम मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। और पंचायत किसका हिस्सा है, तो पंचायत दोस्तों आपके राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची मतलब उसे कि एक ऐसी सूची जिसके अंतर्गत केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्यों के पास है। तो राज्य सूची में कानून कौन बनाता है दोस्तों, तो राज्य सूची में जो कानून बनाता है ये राज्य की विधानमंडल बनाती है। कौन बनाती है, राज्य की विधानमंडल बनाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, कौन सी संस्था विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व बैंक। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं विश्व विकास रिपोर्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना विकास सबसे ज्यादा किया है। तो ऐसी रिपोर्ट दोस्तों आपके विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों जारी की जाती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपसे बन गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आगरा शहर को किसने बसाया है। अब आगरा शहर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसने बसाया है, सिकंदर लोधी ने, अकबर ने, बहलोल लोधी ने कि दोस्तों शाहजहां ने। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोगों को देना है। देखिए भैया 10-12 लोग ही आंसर दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, सभी लोगों को आंसर देना है ना। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं आगरा की, किसकी बात कर रहे हैं, आगरा की। तो आगरा जो शहर है इसको बसाने का काम किसने किया दोस्तों, इसको बसाने का काम किया है सिकंदर लोधी ने। देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में, लोधी राजवंश। तो लोधी राजवंश आपको पता ही अफगान थे, क्या थे, अफगान। तो कभी आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजवंश है जिसे हम अफगान की श्रेणी में रखते हैं, तो अफगान थे लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है आपके, बहलोल लोधी। कौन है दोस्तों, बहलोल लोधी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए लोधी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी।
तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पर लोगों ने काले कपड़े पहने। तो यही व्यक्ति था जिसकी मृत्यु पर लोगों ने काले कपड़े पहने। इतना मतलब प्रिय था ये लोगों को, क्योंकि ये अपनी जनता के साथ बैठकर भोजन करता था, रहता था। तो इसकी शोक में, इसकी मृत्यु की शोक में लोगों ने काले कपड़े पहने। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आगरा शहर को किसने बसाया। तो आगरा शहर को बसाया सिकंदर लोधी ने 1504 में। किसने? सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया है। तो इस बात को याद रखिएगा। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था दोस्तों जो सबसे सुंदर शासक की श्रेणी में भी आया करता था। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने दोस्तों इसके दरबार में लगभग 1500 से ज्यादा विद्वान रहते थे जो बैठकर ग्रंथों का अनुवाद करते थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति था सिकंदर लोधी। और आपको पता है इसी वंश का एक ऐसा शासक हुआ जिसको हम बोलते हैं इतिहास में आपके इब्राहिम लोधी, है ना। आपने सुना होगा इब्राहिम लोधी क्यों फेमस है? क्योंकि इसने पानीपत का पहला युद्ध किया है बाबर के साथ, इसलिए तो फेमस है। और क्यों फेमस है? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो रणभूमि में मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान या प्रथम शासक की दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो रणभूमि में मारा गया, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। और इसने कौन सा युद्ध लड़ा? तो इसने 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में सिकंदर लोधी के बारे में, इब्राहिम लोधी के बारे में कहा कि इब्राहिम लोधी को जब मैंने देखा तो इब्राहिम लोधी की सेना बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी सेना थी, पर इसकी सेना संगठित नहीं थी। क्या नहीं थी? संगठित नहीं थी, जिस कारण से बाबर इस युद्ध को जीत गया। और यहां पर बाबर ने एक वंश की स्थापना की जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं आपके मुगल राजवंश। क्या कहते हैं? मुगल राजवंश। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मुगल राजवंश की नींव किसने रखी? तो मुगल राजवंश की नींव आपके बाबर ने रखी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों आपको पहली बात पता होना चाहिए बहुउद्देशीय का तात्पर्य क्या है। बहुउद्देशीय का तात्पर्य है ऐसी परियोजना जिसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, जहां पर हम जल के लिए कर सकते हैं, नहर स्थापित कर सकते हैं, आपके थर्मल पावर स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है। तो ये भारत की पूछी जा रही है। अब देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे कि विश्व की कौन है, तो विश्व की है दोस्तों टेनेसी। विश्व की कौन सी है? विश्व की है टेनेसी जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कहां स्थित है दोस्तों? ये आपके अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1946 में, 1946 में। अब एग्जाम में पूछ रहा है कि भारत की कौन है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों आपके 1948 में इसको स्थापित किया गया। कब? 1948 में इसको स्थापित किया गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं भारत के महान शख्सियत हैं जिन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पंडित नेहरू जी। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये वही बुक है जो नेहरू जी ने अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को लेटर लिखे थे, पत्र लिखे थे जब वो जेल में थे, जब वो आजादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग मूवमेंट हो। उन सभी जब जेल की यात्राओं में उन्होंने जो अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखे जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बताया कि भारत की विकास यात्रा क्या थी, उन सभी लेटर को एक बार समरी कर दिया गया। और उस समरी का ही नतीजा था कि इनकी बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी रचना है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही पुस्तक है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया। विश्व व्यापार संगठन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1992, 1993, 1994 कि 1995। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, तो विश्व व्यापार संगठन की दोस्तों स्थापना आपके 1995 में की गई है, जिसे हम दोस्तों आपके WTO के नाम से जानते हैं। WTO की स्थापना कब की गई है? WTO की स्थापना आपके 1995 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इसका काम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार में एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है उस व्यापार को सुगम बनाने के लिए, क्या करने के लिए? व्यापार को सुगम बनाने के लिए हमने WTO की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में दोस्तों इसका मुख्यालय आप मुझे जरूर बताइएगा कि WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है कहां पर है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1942 में आया, 1943 में आया, 1945 में आया कि 1946 में आया? दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन के, तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कब आया? तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने कहा, क्या कहा कि भैया भारत को हम आजाद कर रहे हैं। क्या करेंगे? भारत को हम आजाद करेंगे। साथ साथ इसने कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। और इसने कहा कि संविधान सभा के साथ साथ भारत में एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत में संविधान होना चाहिए। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, कभी भी कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की बात नहीं की है। कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं की है। पाकिस्तान की पहली बार जो बात की गई है आपके माउंटबेटन योजना में की गई है। किसमें की गई है? माउंटबेटन योजना में। किसमें की गई दोस्तों? माउंटबेटन योजना में की गई है। दोस्तों इसीलिए इस योजना को हम मन बाटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना को ही मन बाटन योजना के नाम से दोस्तों जानते हैं। और माउंटबेटन योजना कौन लेकर आए थे? माउंटबेटन ही लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? माउंटबेटन लेकर आए थे। और इन्होंने ही, इस योजना में ही पाकिस्तान की बात थी। किसकी बात थी? पाकिस्तान की निर्माण। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि क्रिप्स मिशन कब आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। कब आई थी? 3 जून 1947। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को आजादी कब मिल रही थी? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को आजादी 1948 में मिल रही थी, पर भारत को आजादी एक साल पहले ही 1947 में ही मिल गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 4 अगस्त को, 6 अगस्त को कि 3 अगस्त को? हिरोशिमा दोस्तों कहां पर स्थित है ये पहले पता होना चाहिए दोस्तों। तो हिरोशिमा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये आपके जापान में स्थित है। कहां स्थित है? जापान। दोस्तों जापान का प्राचीन नाम क्या है? जापान का प्राचीन नाम है निप्पन। जापान को हम उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उगते हुए सूर्य का इसे हम दोस्तों देश कहते हैं। जापान की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जापान की कैपिटल है दोस्तों टोक्यो। क्या है? टोक्यो। जापान में 4 आपको द्वीप देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसका नाम है होकोडो, होन्शु, शिकोगो, क्यूशु। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? हिरोशिमा जापान में स्थित है। और जापान पर किसने बम फेंका था? तो जापान पर दोस्तों आपके अमेरिका ने बम फेंका था। ये बम कब फेंका था? आपके 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने आपके हिरोशिमा पर बम फेंका था। इस कारण से हिरोशिमा दिवस हम मनाते हैं 6 अगस्त को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। और दूसरा बम कहां फेंका गया था दोस्तों? ये फेंका गया था आपके नागासाकी में। कहां फेंका गया था? नागासाकी में। नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को। कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। तो इसका दोस्तों सही आंसर है 6 अगस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों या पहाड़ियों के मध्य से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोशी नदी है कि गोदावरी नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका राइट आंसर है दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य दोस्तों आपकी नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। इसकी कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो इसकी कुल दोस्तों आपके 41 सहायक नदियां। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा जो डैम है दोस्तों आपके सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध स्थित है। ये कहां पर है दोस्तों? तो सरदार सरोवर बांध आपके दोस्तों गुजरात में स्थित है। पर मध्य प्रदेश में पूछ ले तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो बताएंगे आप इंदिरा सागर परियोजना के तहत हमने बांध स्थापित कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1070 है और टोटल 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को दोस्तों हमने क्या किया है? जीवित का दर्जा दिया। किसके? जीवित का दर्जा दिया है। कब दर्जा दिया है? वर्ष 2017 में। कब दिया है? वर्ष 2017 में। ठीक है, नर्मदा नदी को ही दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। क्लियर? कोशी दोस्तों पूछा गया, कोशी को हम बिहार का शोक कहते हैं। कहां का शोक कहते हैं? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोशी को दोस्तों कहते हैं। गोदावरी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। वयोवृद्ध नदी के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? गोदावरी को जानते हैं।
देख ही सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर एक मैप बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं नर्मदा नदी निकल रही है। कहां से निकल रही है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो लोकेशन है ये आपकी निकलती है मैकाल से। कहां से निकलती है? मैकाल श्रेणी अमरकंटक। कहां से निकलती है? मैकाल श्रेणी अमरकंटक से निकलती है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो श्रेणी कभी पूछे तो मैकाल श्रेणी निकलती कहां है? अमरकंटक से। और अगर आपसे डिटेल में पूछना चाह रहा है तो आप बता सकते हैं दोस्तों, ये आपके प्रॉपर अनूपपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? अनूपपुर अर्थात अमरकंटक वाले क्षेत्र से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? बन्ना भट्ट की है, कालिदास की है, जयदेवी की है कि भरत मुनि की है? दोस्तों गीत गोविंद की अगर हम बात करते हैं तो गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद यहां पर गलत लिख दिया है, जयदेवी नहीं, जयदेव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जयदेव। जयदेव की प्रसिद्ध ये रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है 8वीं नंबर की, उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में ऐसी कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, अंग्रेजी की कोंकणी? अब देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में कुल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कितनी? 22। जब दोस्तों हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? जब हमारा संविधान बना था दोस्तों तो हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में हमने दोस्तों सिंधी को जोड़ रखा है। इसके लिए दोस्तों हमने संविधान संशोधन किए हैं। 21वां संविधान संशोधन किया जिसमें हमने दोस्तों सिंधी को जोड़ा है। फिर हमने दोस्तों 71वां संविधान संशोधन किया है जिसमें हमने नमक को जोड़ा है। नमक मतलब होता है नेपाली, नेपाली, कोंकणी और मैथिली को जोड़ा है। फिर दोस्तों हमने आपके 92वें संविधान संशोधन किया है जिसमें हमने बीडीएमएस को जोड़ा है। बीडीएमएस बोडो डोगरी, आपके मैथिली संथाली, है ना, तो यहां पर मणिपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे संविधान में अब वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषा। प्रश्न पूछा रहा है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों? तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। अब आपके प्रश्न होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी कार्य प्रणाली होती है वो अंग्रेजी भाषा में क्यों होती है? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 इसके सब क्लॉज 2 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 343 सब क्लॉज 2 में लिखा है कि अंग्रेजी को सह राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। किसके रूप में दर्जा दिया गया है? तो अंग्रेजी को सह राज्य भाषा के रूप में दोस्तों दर्जा दिया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए दोस्तों जिसे हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे कई बार टाइटल आते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा नाम किसने दिया। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हम देश बंधु कहते हैं। एस राधाकृष्णन, जी.के. गोखले, चित्तरंजन दास की मदन मोहन मालवीय? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश बंधु पढ़ा हुआ इतिहास में तो कोई टेंशन नहीं, चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से दोस्तों जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज एक रेड कलर का बटन होगा उसको दबा देना है और लोगों को शेयर कर देना है इस वीडियो को, है ना। निम्नलिखित में से किस उस व्यक्तित्व ने जिसने वंशानुक्रम सिद्धांत को दिया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने वंशानुक्रम सिद्धांत दिए हैं? रॉबर्ट हुक ने, जे.जे. टॉन मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने कि विलियम हार्वे ने? वंशानुक्रम का दोस्तों सिद्धांत ये होता है कि ये सिद्धांत दिया है दोस्तों आपके डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन ने। डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल सिस्टमा, है ना। और डार्विन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं वंशानुक्रम का सिद्धांत। कभी आपसे पूछ ले दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी। तो दोस्तों अनुवांशिकी का पिता दोस्तों हम किसे कहते हैं? ये कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और विलियम हार्वे ने क्या दिया है? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने आपके रक्त परिसंचरण तंत्र दिया है। क्या दिया है? रक्त परिसंचरण तंत्र दिया है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र किसने दिया है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों आपके विलियम हार्वे ने दिया है। और रॉबर्ट हुक ने क्या दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। किसकी खोज की है? कोशिका की खोज की है ना। पर ये मृत कोशिका थी। कभी पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की है दोस्तों? तो जीवित कोशिका की खोज आपके लीवेनहॉक के द्वारा की गई है। और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की है? तो कोशिका में केंद्रक की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दोस्तों आपके पंजाब क्षेत्र में हुआ? मोपाला विद्रोह, कूका विद्रोह, संथाल विद्रोह की फर्जी विद्रोह? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके कूका विद्रोह दोस्तों आपके पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि वीर बुद्धू भगत किस विद्रोह संबंधित है? संथाल विद्रोह से, कोल विद्रोह से, कुकी विद्रोह से कि आपके तम्मार विद्रोह से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की दोस्तों अगर हम बात करें तो वीर बुद्धू भगत का नाम काफी फेमस है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, 31 मई को, 1 जून को, 29 मई को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हम 26 नवंबर को प्रति वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपके किसका जन्म हुआ था? जिन्होंने पूरे विश्व स्तर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया, वर्गीस कुरियन। किसका नाम है? वर्गीस कुरियन। तो आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन फ्लड, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा संरक्षित जैव मंडल के रूप में घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व की जो स्थापना दोस्तों कब की गई है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना 1981 में की गई है। पन्ना की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी होकर गुजरती है। कौन सी नदी? केन नदी होकर यहां से गुजरती है। वहीं एक बात याद रखिएगा, वर्ष 2017 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिल चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है कहां? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो ये आपके जंगली भैंसा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जंगली भैंसा के लिए फेमस है। इस बात को याद रखिएगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहां है दोस्तों? आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट टाइगर स्थित है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या है सबसे ज्यादा? यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को, याकाहोम को। दोस्तों मैनचेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो जापान का मैनचेस्टर हम कहते हैं ओसाका को। किसे कहते हैं? ओसाका को हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो क्या थी? अशोक ने किस लिपि में अपने शिलालेखों को लिखा था? आपके गुरुमुखी में लिखा था, ब्राह्मी में लिखा था, देवनागरी में लिखा था, कि आपके हायरोग्लाइफिक्स में लिखा था? तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि में अपने शिलालेखों को लिखा था। और शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी, जिसमें हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। अशोक की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अशोक किस धर्म से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये मौर्य राजवंश से संबंधित था। और इसका धर्म क्या था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? आपके बौद्ध धर्म से। और अशोक का नाम क्या है? तो अशोक का नाम दोस्तों देवा नाम प्रियम मिलता है। क्या मिलता है? देवा नाम प्रियम, जो देवताओं को प्रिय हो। और अशोक की एक उपाधि जिसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? चांडाशोक। क्या बोलते हैं? चांडाशोक, है ना। और अशोक कहां का राज्यपाल था दोस्तों? तो आपके अशोक जो है ये आपके विदिशा का राज्यपाल था। कहां का राज्यपाल था? विदिशा, जिसे हम आप अवंती ले लीजिए। कहां का राज्यपाल था? अवंती का, प्रांतपति अवंती का राज्यपाल था। और जब हमने विदिशा की चर्चा की तो उसने विदिशा की राजकुमारी श्रीदेवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? विदिशा की राजकुमारी इसने श्रीदेवी से विवाह किया था, जिसे हम कुमार देवी के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिनके पुत्र हैं महेंद्र और संघमित्रा, जिसको इसने कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को बहुत सारे नाम मिले हैं टाइटल, उसमें एक नाम है अर्धनंग फकीर। ये टाइटल हिटलर ने दिया है, जिन्ना ने दिया है, चर्चिल ने दिया है, कि माउंटबेटन ने दिया है? तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहने वाला व्यक्ति कौन है? वैसे दोस्तों यहां पर इसका ऑप्शन कहा जाए विंस्टन चर्चिल इज राइट आंसर होगा। विंस्टन चर्चिल के द्वारा इनको अर्धनंग फकीर कहा गया था जब महात्मा गांधी आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। कहां गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तो यहां पर उन्हें विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनंग फकीर कहा गया था। और माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। क्या कहा है? बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसे कहा है? तो महात्मा गांधी को यह कहा गया है। ठीक है। और महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायजे आजम की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कायजे आजम महात्मा गांधी ने जिन्ना को कहा था। क्या किसको कहा था? जिन्ना को कायजे आजम कहा था। कायजे आजम। ठीक है। और जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत का निर्माण किया, भारत को संगठित किया, उसी प्रकार पाकिस्तान के जो पुरुष हैं पितृ पुरुष के रूप में हम जिन्ना को जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी रहती है? बाण सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, सोन नदी पर है, चंबल नदी पर है, कि नर्मदा नदी पर है? दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं बाण सागर परियोजना के बारे में, तो बाण सागर परियोजना की स्थापना 1976 में आपके सोन नदी पर की गई थी। और इसकी नींव रखी थी आपकी मोरारजी देसाई के द्वारा। किसने रखी थी? मोरारजी देसाई के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 1976 में। और ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना ये आपके 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और इस पर जो बांध बना है दोस्तों इसे हम बोलते हैं देवलोन बांध। कौन सा बांध? देवलोन बांध स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल में है। और बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहां पर है? तो बाण सागर परियोजना का मुख्यालय दोस्तों मध्य प्रदेश के आपके रीवा में स्थित है। कहां पर? रीवा में। और ये वही रीवा है दोस्तों जिसे हम व्हाइट टाइगर की भूमि कहते हैं, सफेद शेरों की भूमि हम रीवा को ही कहते हैं। तो सोन नदी पर दोस्तों यह स्थित है बाण सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन्यवाद, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लगातार प्रश्न में लेकर आता रहता हूं जिससे कि आप सीख सकें, जान पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन के जमाने में आपको एक एक प्रश्न के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी प्रश्न सरल और कठिन नहीं होते। सरल प्रश्न भी 1 नंबर ही देगा, कठिन प्रश्न भी 1 नंबर देगा। एग्जाम में हम बेसिक प्रश्नों को सरल करके ही अंदर जाते हैं क्योंकि कठिन प्रश्नों में हमें खुद भी नहीं पता कि आंसर क्या होगा, क्योंकि वो कठिन प्रश्न हमारे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कठिन होते हैं, क्योंकि तैयारी सभी व्यक्ति एक समान ही करता है। तो समान तैयारी में सरल प्रश्न सही होने चाहिए, इसलिए हमारा बेसिक प्रश्नों पर एकदम कमांड हमारी होनी चाहिए और कठिन प्रश्नों को हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो जरूर बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि आप लोगों का प्रेम स्नेह सभी लोगों तक पहुंचता रहे। और अपना प्रेम स्नेह मुझ पर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।